गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल क्रेज क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का, है ना, जिसमें कि सब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है ना, सब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए। जिसमें यहाँ पे दिया गया है सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर जो कि 2017 का है ना, जिसमें कि सब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, उससे पहले यहाँ पे क्या बोला है, प्रत्येक प्रश्नों के अनेक बोला है कि प्रत्येक प्रश्न के अंतिम मूल्य अंकित है ना। प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के साथ दिए गए निर्देशांक के आलोक में ही दें, है ना। मतलब जो कि प्रश्न दिया गया है उसी के अनुसार हम लोग को आंसर देना है। जहाँ कहीं भी आवश्यक हो स्वच्छ आरेख खींचिए, ठीक है। प्रश्न स उत्तर पुस्तिका में ही रेखा मानचित्र दिए गए हैं, है ना। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, पहला प्रश्न है ओटोमन साम्राज्य के से क्या तात्पर्य है। जो ओटोमन साम्राज्य से क्या तात्पर्य है, इसको बोला है कि 30 शब्दों में उत्तर दे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या संबंध था, ओटोमन साम्राज्य एक विशाल तुर्की साम्राज्य था जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका में फैला हुआ था। इसका शासन सुल्तान द्वारा किया जा रहा था। जो ओटोमन साम्राज्य था वह यूरोप, एशिया और अफ्रीका में फैला हुआ था, है ना। इसका शासन सुल्तान द्वारा किया जा रहा था। तो पहला का आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं क्या लिखा है। विद्वान का स्वतंत्रता संग्रह पर ध्यान केंद्रित करते हेतु बताइए कि 19वीं सदी में राष्ट्र कैसे विकास हुआ। मतलब जो कि 19वीं सदी में जो राष्ट्र का विकास हुआ वो कैसे हुआ पूछा है क्वेश्चन। इसको लगभग 60 से 80 शब्दों में उत्तर देने बोला है। तो हम लोग चलिए इसका उत्तर देते हैं। क्या बोला है, उत्तर दिया गया है 19वीं सदी में विद्वान का स्वतंत्रता संग्राम राष्ट्रवाद का महत्वपूर्ण उदाहरण था। विद्वान जनता से तुर्की शासन के विरोध विद्रोह किया। भाषा, संस्कृति और साझा इतिहास ने लोग में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न की। यूरोपीय देशों ने भी विद्वान का समर्थन किया। अंततः 1832 में विद्वान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। इस संघर्ष ने यह सिद्ध किया कि संस्कृति का एकता राष्ट्र निर्माण का आधार बनता है। इसका यही हो जाएगा उत्तर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला बोला है कि सरकार ने आदेश दिया कि साइनोन टेविन गर्ल्स स्कूल उस लड़की को वापस कक्षा में ले जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था। वह क्या करे, कम से कम इसका उत्तर देना 60 से 80 शब्दों में, ठीक है। चलिए हम लोग इसका उत्तर देते हैं। क्या बोला है, उत्तर में लिखा गया है सरकार का यह आदेश समानता और शिक्षा के आधार को दर्शाता है। लड़की को स्कूल में निकालना समाज के भेदभाव का उदाहरण था। सरकार चाहती थी कि लड़कियों को शिक्षा से वंचित ना किया जाए। यह आदेश महिला शिक्षा को बढ़ावा देने और सामाजिक न्याय स्थापित करने की दिशा में उठाया गया था कदम था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारतीयों ने विभिन्न वर्गों और समूहों ने क्यों हिस्सा लिया, वर्णन करे बोला है, ठीक है। जो भारतीय सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें भारतीय के विभिन्न वर्गों और समूहों ने क्यों हिस्सा लिया बोला है क्वेश्चन। तो हम लोग इसका उत्तर देते हैं कम से कम 100 से 125 शब्दों में, ठीक है। तो हम लोग इसका उत्तर दिया गया, हम लोग का यहाँ पे दिया गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों ने अपने अपने कारणों से भाग लिया। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसमें समाज के विभिन्न वर्गों ने अपने अपने कारणों से भाग लिया था। किसान ने लगान और करों से राहत पाने के लिए, जो किसान थे उसमें जो कर थे और लगान थे उसमें राहत पाने के लिए आंदोलन का समर्थन किया, ठीक है। अगला है मजदूर वर्ग ने बेहतर मजदूरी और कार्य परिस्थितियों की आशा में भाग लिया, ठीक है। व्यापारियों और उद्योगपतियों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी के कारण आंदोलन को समर्थन दिया। महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर आंदोलन को जन आंदोलन बनाया। छात्र और विद्यार्थी जीवियों ने राष्ट्रीय चेतना फैलाने में योगदान दिया। इस प्रकार यह आंदोलन व्यापारिक जन समर्थन वाला आंदोलन बन गया, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है गिरमिटिया मजदूर से क्या तात्पर्य है। जो गिरमिटिया मजदूर थे उससे बोला है क्वेश्चन की क्या तात्पर्य था।
तो क्या तात्पर्य था? गिरमटिया मजदूर वे भारतीय मजदूर थे जिन्हें अनुबंध पर विदेशियों में बगानों और खदानों में काम करने के लिए भेज दिया जाता था। जो गिरमटिया मजदूर था दोस्तों, उसे क्या विदेशों में बगानों और खदानों में काम करने के लिए भेज दिया जाता था, उसे हम लोग गिरमटिया मजदूर कहते थे। ठीक है, अगला बोला है कारण बताएं क्योंकि शहरों में असहयोग आंदोलन धीमा पड़ गया। इसका उत्तर लगभग 125 शब्दों में 100 से 125 शब्दों में देना है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा, शहरों में असहयोग आंदोलन धीमा पड़ने के कई कारण थे। जो असहयोग आंदोलन था दोस्तों, वह क्या बोला है, धीमा पड़ने के कई कारण थे। खादी कपड़े महंगे होने के कारण आम लोग उन्हें नहीं खरीद सके। सरकारी नौकरियों और शिक्षण स्थानों को छोड़ना छात्र कर्मचारियों के लिए कठिन था। वैकल्पिक रोजगार और शिक्षण संस्थानों की कमी थी। इसके अलावा आर्थिक कठिनाइयों के कारण मध्यम वर्ग आंदोलन से दूर होने लगे। इस सभी कारणों से शहरी क्षेत्रों में आंदोलन की गति धीमी हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोला है? नए उपभोक्ता पैदा करने में विज्ञापन मदद करता है कैसे? जो नया उपभोक्ता होता है दोस्तों, उसको उत्पादन करने में विज्ञापन किस प्रकार से मदद करता है? इसका बोला है क्या, कारण बताएं। कारण बताने बोला है, लगभग इसका उत्तर 60 से 70 शब्दों में देने को कहा है। ठीक है, तो हम लोग चलिए उत्तर देते हैं। क्या बोला है उत्तर में? विज्ञापन लोगों को नए उत्पादन की जानकारी देता है। जो विज्ञापन होता है दोस्तों, वह लोगों को नए उत्पादन की जानकारी देता है ना। आकर्षक चित्रों, नारों और संदेशों के माध्यम से उपभोक्ताओं को वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित करता है। इससे लोगों की आवश्यकता बढ़ती है और नए उपभोक्ता वर्ग का निर्माण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। बम्बई की बहुत सारी फिल्में शहर में बाहर से आने वालों की जिंदगी पर आधारित क्यों होती थी? व्याख्या करे बोला है। ठीक है, तो बम्बई एक औद्योगिक शहर था जहां रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में लोग बाहर से आते थे, है ना। उनकी संघर्षपूर्ण जिंदगी, सपने और समस्याएं फिल्मों के लिए उपयुक्त विषय थी, इसलिए फिल्मकारों ने इन्हीं विषयों को अपनी फिल्मों में प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन क्या है? अफ्रीका में रीडर पेस्ट का आना के प्रभाव की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो रीडर पेस्ट जो था दोस्तों, वह पशुओं में होने वाला एक गंभीर बीमारी था। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखते हैं। क्या है दिया गया है इसका उत्तर? रीडर पेस्ट एक पशु रोग था जो अफ्रीका में फैल गया। इस बीमारी से बड़ी संख्या में पशुधन मर गए। इससे कृषि, व्यापार और लोगों की आजीविका पर गहरा प्रभाव पड़ा। पशुओं की कमी के कारण लोग मजदूरी करने को मजबूर हुए और औपनिवेशिक शक्तियों का नियंत्रण बढ़ गया। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा। अब छठा नंबर प्रश्न क्या बोला है? गांधी जी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल व्यक्ति प्रेम और सामूहिकता के लिए लड़ाई है, व्यवहार करें। इसका उत्तर लगभग 100 से 125 शब्दों में देना है दोस्तों। तो हम लोग इसका उत्तर लिखते हैं। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? गांधी जी का मानना था कि स्वराज केवल राजनीतिक स्तर प्राप्त करना नहीं है, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की आज़ादी और सामूहिक निर्णय की शक्ति से जुड़ा है। ब्रिटिश शासन ने इन अधिकारों को सीमित कर दिया था। गांधी जी चाहते थे कि लोग निडर होकर अपने विचार अभिव्यक्त करें। जो गांधी जी थे वह चाहते थे, क्या चाहते थे कि वह जो लोग थे वह अपने विचार निडर होकर व्यक्त करें। स्वतंत्र प्रेस के माध्यम से सत्य सामने आए और समाज मिलकर निर्णय ले, यही सच्चे स्वराज की नींव थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यहाँ पे दिया गया है टॉपिक, उसके अनुसार हम लोग को टिप्पणी लिखना है। उड़िया उपन्यास, ऐसा क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और बोलेगा संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है उड़िया उपन्यासों ने समाज की वास्तविक स्थिति को प्रस्तुत किया। इनमें किसानों, मजदूरों और मध्य वर्ग की समस्याओं का यथार्थ चित्रण किया गया।
इन उपन्यासों ने सामाजिक सुधार और राष्ट्र चेतना को बढ़ावा दिया। ठीक है, अगला क्या है, उपन्यास परीक्षा गुरु में दर्शाई गई नए माध्यम वर्ग की तस्वीर। परीक्षा गुरु उपन्यास में नए माध्यम वर्ग की जीवन शैली, नैतिक मूल्य और परिश्रमी प्रभाव को दर्शाया गया है। इसमें शिक्षा, दिखावा और सामाजिक परिवर्तन की झलक मिलती है ना। इसका उत्तर हो जाएगा। अब 7वां नंबर प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है, दिए गए विषय के क्या बोला है, दिए गए विषय के विश्व के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। क्या है, अफ्रीका है, भूमध्य सागर है। ठीक है, यह प्रश्न मानचित्र कार्य से संबंधित है ना। इसमें मानचित्र नहीं दिया गया है दोस्तों, आप लोग इसको देख लीजिएगा, है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोला है, 8वां नंबर प्रश्न बोला है आपका, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। यह वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। अगले बार यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस बार भी पूछ सकता है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। क्या बोला है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य क्या कारण है। ये कारण है अधिक सिंचाई होता है पंजाब में, इसलिए वहाँ पैदावार अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, उसमें बताना है कि कौन फलीदार फसल है। ठीक है, तो पहला में दालें, दूसरा में दिया गया ख नंबर में मोटे अनाज, ग नंबर में दिया गया ज्वार और घ नंबर में दिया गया तिल। तो जो फलीदार फसल है वह है दाल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। तो यह होता है आपका तलछटी चट्टानों में, है ना। अगला क्या है, 11 नंबर प्रश्न आपका है, उद्योगों द्वारा क्या दिया गया है, उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नलिखित को कम करने के लिए उठने वाले विभिन्न उपायों की चर्चा करें बोला है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लोग देते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण कम करने के लिए कई उपाय अपनाया जा सकता है। कौन कौन सा उपाय अपनाया जा सकता है, कारखानों में अपशिष्ट जल का शोधन कर पुनः उपयोग किया जाना चाहिए। धुएं को नियंत्रण करने के लिए फिल्टर और स्क्रम्बल लगाए जाएंगे। ऊर्जा की बचत हेतु स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया जाएगा। कचरे का पुनर्चक्रण तथा हरित पट्टी का विकास भी आवश्यक है ना। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अथवा करके दिया गया है, सीमांत सड़कों के कोई 3 महत्व बताए। जो सीमांत सड़क वह है दोस्तों, उसका 3 महत्व बोला है बताने। ठीक है, तो हम लोग चलिए इसका उत्तर देते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सीमांत सड़कें देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये सीमावर्तीय क्षेत्रों में सैनिकों और हथियारों की आवाजाही को आसान बनाती है। दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मुख्य धारा से जोड़ती है। आपातकालीन परिस्थितियों में राहत और बचाव कार्य में भी इन सड़कों का विशेष महत्व है ना। अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न दिया गया है, राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है। जो राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों है दोस्तों, उसमें जल किस प्रकार संग्रहण किया जाता है, मतलब बचाव किया जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में जल संग्रहण पारंपरिक तरीकों से किया जाता है। यहाँ वर्षा जल को संचित करने के लिए टाका, कुआं में कूड़, जोहड़ा और खंडिन जैसे संरचनाएं बनाई जाती है। टाका घरों की छत से बहने वाले पानी को संग्रहित करते हैं। जो टाका होता है दोस्तों, वह छत से जो पानी गिरता है उसको एक गड्ढा कोड़ा जाता है छत के सामने, है ना, उसमें गिराया जाता है, उसे हम लोग टाका कहते हैं। ठीक है, खंडनी प्रणाली में खेतों में वर्षा जल रोककर फसल उगाई जाती है। जैसे कि धान के फसल में देखते हैं दोस्तों आप लोग कि पानी को किस प्रकार वहाँ पे रोका जाता है, उसे खंडिन कहते हैं। ठीक है, आगे बोला है, इन विधियों से पानी की बर्बादी रुकती है और पेयजल व सिंचाई की समस्या कम होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या 13 नंबर प्रश्न क्या बोला है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्योंकि
भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि यहाँ वर्षा के अधिकांश दिनों में पर्याप्त धूप मिलती है। सौर ऊर्जा प्रदूषित रहती है और नवीकरणीय ऊर्जा स्त्र- स्रोत है। इससे बिजली की कमी दूर होती है और जीवन ईंधनों पर निर्भरता घटित है। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। बहुउद्देश्य परियोजना एग्जाम में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों। बहुउद्देश्य परियोजना, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्या बोला है, बहुउद्देश्य परियोजनाओं से होने वाले लाभों को लिखिए। जो बहुउद्देश्य परियोजना होता है दोस्तों, उससे जो जो लाभ होता है उसको बोला है लिखने। तो क्या क्या हम लोग जानते हैं बहुउद्देश्य परियोजनाओं से? सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और जल आपूर्ति जैसे कई लाभ मिलते हैं। ये कृषि उत्पादन बढ़ाती है, उद्योगों का को ऊर्जा उपलब्ध करती है और रोजगार के अवसर पैदा करती है ना। 14 नंबर प्रश्न आपका बोला है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाएं। क्या क्या दर्शाने बोला है? चिल्का झील को और मुंबई हाईवे को दर्शाने बोला है ना। इसको आप लोग दोस्तों मानचित्र पर दर्शा लीजिएगा। यहाँ पे मानचित्र नहीं दिया गया है। ठीक है, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं ना। क्या है अगला प्रश्न? दिए गए भारत की रेखा मानचित्र ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और क ख ग घ तथा घ द्वारा प्रदर्शित जगहों को पहचान कर नामांकित कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया 15 नंबर प्रश्न, कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बोला है, महिला आंदोलन में औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठी। इन आंदोलनों को क्या बोलते हैं? नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। इसमें भरा जाएगा आपका नारीवादी। क्या भरा जाएगा? नारीवादी भरा जाएगा। इसमें नारीवादी आंदोलन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या बोला है? संवैधानिक प्रावधान के बावजूद की प्रथा समाज से अभी तक पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। कौन सी? तो छुआछूत का जो प्रथा है दोस्तों, अभी तक समाज से समाप्त नहीं हुई, क्योंकि अभी भी देखते हैं कि लोग छुआछूत मानते हैं अभी भी, है ना, जो कि कानूनी अपराध है। छुआछूत मानना कानूनी अपराध है ना। आप लोग छुआछूत नहीं मानिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। क्या बोला है, गांधी जी का धर्म से मतलब हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से ना होकर नैतिक मूल्य से था। किससे था? नैतिक मूल्य से था। नैतिक मूल्य से था, जो सभी धर्मों से जुड़े हैं, है ना। सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य। 18वां, सामाजिक विभाजनों की राजनीतिक के परिणाम तय करने वाले 3 कारणों की चर्चा करिए। कहा बोला है क्वेश्चन यहाँ पे, सामाजिक विभाजनों मतलब जो समाज के द्वारा विभाजन होता है दोस्तों, राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारकों की चर्चा करने बोला है। ठीक है, तो इसको लगभग 60 से 80 शब्दों में इसका उत्तर देना है। तो क्या होता है होगा, सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम 3 कारकों पर निर्भर करता है। पहला कारक है दोस्तों विभाजन की प्रकृति। क्या हुआ? गहराई और अस्थायी है या अस्थायी। दूसरा है राजनीतिक दलों और नेताओं का रवैया, है ना। अगला है वे विभाजन को बढ़ाते हैं या समन्वय करते हैं। तीसरा है राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका, यदि संस्थाएं लोकतांत्रिक और समावेशी हो तो विभाजन टकराव में नहीं बदलता, है ना। अगला प्रश्न है बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्याख्या के बारे में चर्चा करें। ये क्वेश्चन दोस्तों हर साल बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है। बेल्जियम की सत्ता के साझेदारी, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, है ना। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार भी हो सकता है आप लोग को बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी पूछा जाए। ठीक है, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी में, है ना। क्या है होता है, इसका उत्तर हो जाएगा बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी एक आदर्श व्यवस्था है
या डच, फ्रेंच और जर्मन भाषी समुदाय रहते हैं। जो बेल्जियम है उसमें डच, फ्रेंच और जर्मन भाषी समुदाय रहते हैं। टकराव से बचने के लिए सत्ता को केंद्र, राज्य और सामुदायिक सरकारों में बांटा गया है। केंद्र सरकार में सभी समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है और ब्रसेल्स में अलग व्यवस्था है जहां दोनों प्रमुख समुदाय को समान अधिकार मिलते हैं। इस व्यवस्था से राष्ट्रीय एकता बनी रही और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित हुई, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ये, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं क्या है। शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों के प्रमुख अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए बोला है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर। संघीय शासन में सत्ता केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक रूप से विभाजन होती है। जैसे भारत राज्यों को स्वतंत्र अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत एकात्मक शासन में सारी शक्ति केंद्र के पास होती है ना। क्या होती है, सारी शक्ति केंद्र के पास होती है। जैसे फ्रांस संघीय शासन विविधताओं वाले देशों के लिए उपयुक्त होता है, जबकि एकात्मक शासन छोटे और समाज जनसंख्या वाले देश में अधिक प्रभावशाली माना जाता है ना। अगला प्रश्न है, दबाव समूहों और राजनीतिक दलों के आपसी संबंधों का स्वरूप कैसे होता है बोला है, वर्णन कीजिए बोला है। 100 से 125 शब्दों में इसका उत्तर देना है ना। चलिए हम लोग इसका उत्तर देते हैं। क्या बोला है उत्तर में, दबाव समूहों और राजनीतिक दल लोकतंत्र में परस्पर जुड़े होते हैं। दबाव समूह सीधे सतह में भाग नहीं लेते, लेकिन नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दलों का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। कई बार राजनीतिक दल दबाव समूहों के हितों को अपने कार्यों में शामिल कर लेते हैं। इससे नीतियों जनहित के अनुकूल बन सकती है, लेकिन कभी कभी यह पक्षपात भी पैदा करता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं। जो राजनीतिक दल होता है दोस्तों, उसके क्या गुण होता है बोला है ना। इसका भी उत्तर लगभग 100 से 125 शब्दों में लिखना है ना। इसका उत्तर क्या है, एक अच्छा राजनीतिक दल में स्पष्ट विचारधारा, संगठित नेतृत्व और जन समर्थन होता है। वह लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं और जनता के हितों को प्राथमिकता देते हैं। दल के कार्यक्रम व्यवहारिक और समावेशी होनी चाहिए। आंतरिक लोकतंत्र, अनुशासन और जवाबदेही भी आवश्यक गुण है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। तो किस प्रकार करता है, वो करता है लोकतंत्र में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। जो लोकतंत्र राज्य होता है दोस्तों, उसमें जो सरकार होता है वह लोगों के द्वारा चुना जाता है, इसलिए वहाँ उत्तरदायी होती है। नियमित चुनावों के माध्यम से जनता सरकार से जवाब मांग सकती है। कानून और संविधान के अनुसार शासन होने से सरकार वैध मानी जाती है। विपक्ष, मीडिया और न्यायपालिका सरकार पर नियंत्रण रखते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र में जिम्मेदार और पारदर्शी शासन सुनिश्चित करता है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता क्यों है, कारण दीजिए बोला है ना। जो भारतीय लोकतंत्र है उसमें राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता क्यों है बोला है, तो यहाँ पे क्यों है तो उसका उत्तर देते हैं। भारतीय लोकतंत्र में भ्रष्टाचार, अपराधीकरण और धन बल की समस्या बढ़ी है। राजनीतिक सुधारों से पारदर्शी और जवाबदेही बढ़ेगी। आंतरिक दलगत लोकतंत्र मजबूत होगा और योग्य तंत्र उभरेगा। इससे जनता का लोकतंत्र विश्वास बना रहेगा। क्या होगा, इससे जनता के लोकतंत्र में विश्वास बना रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न जो कि 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, है ना। क्या दिया गया है 22 नंबर प्रश्न है, हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं। बोला है कि हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं। तो औसत का प्रयोग किसी समूह की सामान्य स्थिति समझने के लिए किया जाता है। यह आंकड़ों को सरल और तुलनात्मक बनाता है। औसत से आय, उत्पादन या जनसंख्या की स्थिति का संक्षिप्त अनुमान मिलता है।
हालांकि औसत वास्तविक असमानताओं को छिपा भी सकता है। फिर भी यह योजना बनाने और नीतियां तय करने में सहायक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 3 उदाहरण देकर उपभोक्ता जागरूक की जरूरत का वर्णन कीजिए बोला है। ठीक है, तो हम लोग इसका उत्तर देते हैं। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा उपभोक्ता जागरूकता आवश्यक है, क्योंकि कई बार दुकानदार घंटियां या मिलावटी सामान बेच देते हैं। दूसरा, सही माप तोल ना देकर उपभोक्ताओं को ठग जाता है ना। तीसरा, अधिक मूल्य वसूलना आम समस्या है। जागरूक उपभोक्ता अपने अधिकार जानकर शोषण से बच सकते हैं, इसीलिए हम लोग को जानना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग का 23 नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 24 नंबर प्रश्न, जो कि खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में भेद कीजिए बोला है ना। मतलब कि अंतर बताने बोला है, और ऐसा क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे खुली बेरोजगारी का और प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर देखते हैं। खुली बेरोजगारी वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति काम करने की इच्छा और योग्यता होने के बावजूद भी रोजगार नहीं पाता। यह सरकारी क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती है। यह पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी नहीं मिलती। इसके विपरीत प्रच्छन्न बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें लोग काम तो करते रहते होते हैं, लेकिन उनकी संख्या आवश्यकता से अधिक होती है। मतलब कि जहाँ पे एक आदमी की काम है, वहाँ पे 4 आदमी करते हैं ना, उसे हम लोग क्या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। इसमें कुछ लोग को हटाने पर भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं है। अगर जिसमें 1 लोग काम कर सकते हैं, उसमें हम लोग 4 लोग काम करते हैं, उसमें उत्पादन क्या ज़्यादा थोड़ी हो जाता है, जितना होगा उतना ही ना होगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे बता रहा है क्वेश्चन प्रश्न, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह मुख्यतः कृषि क्षेत्र में पाई जाती है ना। कृषि से क्षेत्र में सबसे अधिक पाया जाता है, जिसमें 1 लोग का काम है, उसमें 2 आदमी काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि खुली बेरोजगारी स्पष्ट होती है, जबकि प्रच्छन्न बेरोजगारी छिपी हुई होती है ना। अगला प्रश्न क्या है, मृदा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है। अपनी ओर से एक उदाहरण देकर समझाए। मतलब कि क्या बोला है क्वेश्चन, मृदा आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाई जाती है ना। इसको अपने ओर से उदाहरण के साथ हम लोग को उत्तर बताना है। ठीक है, तो क्या होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली में दोहरे संयोग की समस्या होती है, जिसमें लेन देन तभी संभव है जब दोनों पक्षों एक दूसरे की वस्तु चाहते हैं। अगर आप प्रश्न बोलना चाह रहा है कि अगर आपका पास 1 किलो चावल है जो कि आपको बेचना है, ठीक है, इसके बदले में आपको 1 किलो चीनी लेना है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि चावल कौन व्यक्ति लेगा। ठीक है, तो आप उसके पास जाइएगा, तो उसको आप चावल दीजिएगा, तो उसके बदले में आपको चीनी देगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली। मुद्रा इस समस्या को दूर करती है, क्योंकि मुद्रा को सभी लोगों स्वीकार करते हैं। जो मुद्रा होता है पैसा आने की, है ना, यह समस्या को दूर करती है, क्योंकि पैसा सभी लोग को चाहिए। मुद्रा एक सामान्य माध्यम के रूप में कार्य करती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी किसान को जूते चाहिए और मोची को अनाज नहीं चाहिए, तो विनिमय संभव नहीं है ना। जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले आपको समझाएं। लेकिन किसान मुद्रा देकर जूते खरीद सकता है, और मोची उस मुद्रा से अपनी आवश्यकता की वस्तु खरीद सकता है। इस प्रकार मुद्रा लेन देन को सरल बनाती है। 26 नंबर प्रश्न क्या बोला है, भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश अवरोध लेने के क्या कारण थे। इन अवरोधों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी। तो हम लोग इसका उत्तर देते हैं। ठीक है, इसका उत्तर दिया गया है, भारत सरकार ने प्रारंभ में विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर अवरोध इसलिए लगाए थे ताकि घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाया जा सके। इससे स्वदेशी उद्योगों को विकासित होने का अवसर मिलेगा। आयात शुल्क और कोटा प्रणाली इसे उद्देश्य से लागू की गई थी, लेकिन समय के साथ यह महसूस किया गया कि अवरोध आर्थिक विकास में बाधा बन रही है। सरकार ने इन्हें हटाने का निर्णय इसलिए लिया ताकि विदेशी निवेश बढ़ नई तकनीकी आए, रोजगार के अवसर बढ़े और भारतीय उद्योग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बन
सकें, ठीक है। तो हम लोग का आज जो सोशल साइंस का क्लास 10 का था, उसमें कुल कितने प्रश्न थे? इसमें कुल 26 प्रश्न दिया गया था, है ना? जो एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न बताया जा रहा है, जो कि आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, है ना? तो आप लोग इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा, है ना? फिर से मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, है ना? फिर से मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, इससे और बेहतरीन क्लास में, ठीक है। तब तक हमारे चैनल पर जुड़े रहें, है ना। और हमारे चैनल पर अपने दोस्तों को इनवाइट करें, है ना। जय हिंद, जय भारत।